Hello and welcome to another episode of नमस्कार India और and इंडिया Global एंड द Left. ग्लोबल For लेफ्ट new के एक listeners, और please एपिसोड में hit आपका that स्वागत है। subscribe button. अगर Also आप इस शो में consider नए हैं becoming a तो कृपया YouTube सब्सक्राइब member, a बटन दबाएं। Patreon or donate साथ ही small आप amount YouTube click मेंबर the बनने, link in the पैट्रियन पर जुड़ने description या box. विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के Without माध्यम further से ado, थोड़ी सी let's राशि दान welcome करने पर our भी guest विचार कर tonight, सकते हैं। Dr. अब बिना Vijay किसी देरी Prashad. के मैं आज Dr. रात के Vijay हमारे Prashad अतिथि is a डॉक्टर विजय प्रसाद historian का and स्वागत करना चाहता author हूं। of several books. डॉ. Vijay, विजय welcome प्रसाद back to एक India and इतिहासकार Global हैं Left. और कई पुस्तकों के लेखक हैं। Great to be विजय, with you. इंडिया Yeah. एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। आपके साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, खैर, मैं निश्चित रूप से उस युद्ध पर चर्चा करना चाहता था जो एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच है और दूसरी ओर ईरान के साथ। शायद आप अब तक के बुनियादी दिनों के युद्ध पर अपनी टिप्पणियां साझा करके शुरुआत कर सकते हैं और इस इंक्वायरी में पता नहीं सकना है। And the broader significance of the war. Well, I mean, if you look at it from a standpoint देखिए, of मेरा where मतलब we है, are, अगर आप इसे 3 30 हफ्तों के बाद की स्थिति it के looks नज़रिए like से the देखें, United States तो ऐसा and लगता है Israel कि are संयुक्त in a राज्य bit अमेरिका stuck और इजराइल कुछ because हद तक they फंसे हुए started हैं। out with उन्होंने this शुरुआत की थी theory of तेज rapid प्रभुत्व के domination, सिद्धांत से, where you come in, यानी आप अंदर जाएं, you try to नेता को decapitate हटाने the की leader, कोशिश करें, you बुनियादी ढांचा destroy नष्ट करें, infrastructure, देश you को डराएं terrorize the और फिर country, अंततः वह and देश then शांति की गुहार eventually, लगाए। you know, इसका हालिया once it was परीक्षण मामला released, वेनेजुएला था। you know, नेतृत्व को हटाना, recent देश को नष्ट करने की what धमकी this was देना, Venezuela, अपनी शक्ति का प्रदर्शन decapitate करना the leadership, और फिर देश you का threaten to आत्मसमर्पण destroy कर the देना। country, you demonstrate your लेकिन power, बात यह है and कि you ईरानियों throw ने the country दशकों से surrender. ठीक इसी स्थिति के Well, लिए तैयारी the कर thing रखी is है। that the Iranians are prepared ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले for कभी just बड़े this हमलों का सामना flurry. नहीं किया हो। It's not like they haven't experienced major strikes before. Just last year, 12-day war in बस पिछले साल जुलाई 2025 2023 में हुए 2 दिवसीय युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु अनुसंधान सुविधाओं, उसकी परमाणु ऊर्जा स्थलों आदि पर जोरदार हमले किए थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अनुभव नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें हत्याओं का अनुभव नहीं रहा हो। आप जानते हैं, उन्होंने अपने परमाणु वैज्ञानिकों और वरिष्ठ नेताओं की हत्याओं का सामना किया है। कासिम सुलेमानी की बगदाद में एक अन्य हमले में हत्या कर दी गई थी, और इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमलों को झेला नहीं है, उन्होंने तैयारी कर रखी है, और जो तैयारी उन्होंने की है मुझे बताया गया है कि वह कई स्तरों पर है, शायद 8 स्तरों तक की नेतृत्व संरचना। इसलिए एक सिर काटने वाला हमला काम नहीं करता। अन्यथा वह बहुत से नेताओं को मार सकते हैं, लेकिन उनके पास फिर भी नेता रहेंगे क्योंकि उन्होंने संस्थाएं बनाई हैं। मेरा मानना है कि ये बात समझी नहीं जा रही है कि उनके नेता पूरी तरह बनाने योग्य नहीं हैं। देखिए, जब वे किसी को खो देते हैं तो वे उस सीट को फिर से भर सकते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये 100 मिलियन की आबादी वाला, शिक्षित जनता वाला देश है। वे एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक झेल सकते हैं। जहां तक नागरिक हताहतों की बात है, वे इसके लिए तैयार हैं। जनता को इस बारे में पहले से जागरूक किया गया है। उन्होंने इराक के साथ 8 साल भयानक युद्ध लड़ा था, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए थे, इसलिए वे इसे सहने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने एक एस्केलेशन लैडर भी बनाई है। वे सैन्य संघर्ष को समझते हैं। शुरू में उन्होंने साधारण मिसाइलें दागीं, फिर उन्होंने क्लस्टर वारहेड वाली मिसाइलें दागीं, और वे अपने लगभग 2000 छोटे जहाज़ों को, जो खाड़ियों और समुद्री गुफाओं में हैं, आरक्षित रखे हुए हैं। और आप जानते हैं, उन्होंने अब तक क्षेत्र भर में विभिन्न मिलिशिया समूहों, विशेष रूप से इराक में, को अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने का आदेश नहीं दिया है। तो ईरानियों के पास स्थिति को और गंभीर बनाने की क्षमता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने अपनी बंदूक चला दी है। अब आगे क्या करेंगे? परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। मेरा मतलब है, अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, तो आप स्थिति को कैसे और बढ़ाएंगे? क्या आप और अधिक नागरिकों को मारेंगे? ये विश्व जनमत के लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए इस दृष्टि से ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। ईरानी इसमें रुचि नहीं रखते।
वे केवल युद्ध विराम नहीं बल्कि एक वास्तविक शांति समझौता चाहते हैं जिसमें लेबनान और इराक भी शामिल हों। मुझे नहीं लगता कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायली जा रहे हैं और इसलिए केवल 8 दिनों की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबे दौर की शुरुआत है। मैं आपसे शक्ति संतुलन पर आपके विचारों के बारे में जल्दी से पूछना चाहता था। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि आप कोई सैन्य विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन आप एक इतिहासकार हैं और मैं मार्क ब्लोक की किताब द हिस्टोरियंस क्राफ्ट में स्रोतों के बारे में उनकी चेतावनी के बारे में सोचता हूँ। जब वे ये लिख रहे थे कि इतिहासकारों को स्रोतों के प्रति संदेशील क्यों होना चाहिए, तब वे युद्ध के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का अनुभव किया था। उन्होंने जो बात कही थी उनमें से एक ये थी कि प्रेस पर भरोसा मत करो, खासकर युद्ध के दौरान, क्योंकि लगभग हर चीज जो बाहर आती है वह झूठ होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था या आपका दृष्टिकोण जानना चाहता था कि आप शक्ति संतुलन को कैसे देखते हैं, ये देखते हुए कि मुख्यधारा की मीडिया एक ऐसा चित्र प्रस्तुत कर रही है मानो ईरान पतन के कगार पर हो। ये अब तक नहीं हुआ है बेशक, और वे उजागर हो गए हैं। ईरानी पक्ष में प्रेस, टीवी और अन्य स्रोत रूसी की रिपोर्टों का हवाला दे रहे हैं जिनमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इंटरसेप्टर सिस्टम, रडार सिस्टम आदि की कमी हो रही है। ये बहुत महंगे हैं, अत्यधिक खर्चीले हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिकरण में गिरावट को देखते हुए लंबे समय तक युद्ध को बनाए रखना बेहद कठिन है। अब औद्योगिक क्षमता और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की क्षमता ही युद्ध के परिणाम को निर्धारित करती है। इस संघर्ष में शक्ति संतुलन पर आपके क्या विचार हैं? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, जाहिर है कि किसी को सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, चलिए ऐतिहासिक रूप से पीछे चलते हैं, कोरिया युद्ध से आगे तक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमेशा कहा है कि उसने जीत हासिल की, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। मेरा मतलब है, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि कोरिया विभाजित है, वे कोरिया के उत्तरी हिस्से पर हावी नहीं हो सके। वियतनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका पराजित हुआ। अफगानिस्तान में उन्हें कई बार पीछे हटना पड़ा, वे जीत नहीं पाए। और जब बात इराक की आती है, मेरा मतलब है, मैं इराक में था ठीक उस समय जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रवेश किया था, और शुरू में ये बस एक खूनी संघर्ष जैसा लग रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका अंदर गया और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि इराकी किसी भी तरह से पलटवार कर पाएंगे। देखिए, सेना जैसे घुल मिल गई थी और सब कुछ बिखर गया था। लेकिन 2004 तक मुक्तदा अल सदर, जो उस समय बहुत युवा थे, एक गुरिल्ला नेता के रूप में उभरे, और रमादी, फल्लूजा, तिक्रित, जो सद्दाम हुसैन का गृहनगर था, के आसपास के क्षेत्र अचानक एक बड़े विद्रोह में उठ खड़े हुए। जो सेना गायब हो गई थी, उसने अपनी वर्दियां उतार दी और गुरिल्ला रणनीतियों के साथ वापस लड़ने लगी, जिससे अमेरिकी बल फंस गए। अंततः अमेरिका को देश छोड़ना पड़ा। तो सैन्य विजय या पराजय केवल आपकी सैन्य शक्ति या हथियारों पर निर्भर नहीं करती। हालांकि मैं मानता हूं कि इसके संकेत हैं कि अमेरिका को खुद को फिर से सुसज्जित करने में कठिनाई हो रही है। लेकिन चलिए, हथियारों की बात को एक तरफ रखते हैं। युद्ध राजनीति से जीते जाते हैं, केवल बल प्रयोग से नहीं। देखिए, मेरा मतलब है, हाँ, ये सच है, आप सबको मार सकते हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं कि उन्हें वश में कर सकें। और असल में युद्ध का अंतिम लक्ष्य अधीनता ही होता है। अमेरिका 10 करोड़ ईरानियों को वश में नहीं कर पाएगा। मेरा मतलब है, ये 2.2 करोड़ इराकियों जैसा नहीं है, जिनसे निपटने में भी अमेरिका को काफी मुश्किल हुई थी। ये 10 करोड़ ईरानी हैं। और देखिए, इजरायली भी गलत आकलन कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में लगभग 7 लाख लोग हैं, लगभग 70 लाख। तो आप क्या बात कर रहे हैं? सबसे उन्नत हथियारों के बावजूद आप जमीनी युद्ध कैसे लड़ेंगे? क्या आप इजरायली सैनिकों को ईरान भेजने वाले हैं? क्या आप पागल हैं?
अमेरिका मरीन और अन्य बलों को ईरान के पास तैनात कर रहा है। Marines and so on to come near Iran. There are 160 to 200,000 people. सिर्फ IRGC ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस में ही लगभग 1.6 से 2 लाख लोग हैं। सिर्फ IRGC में ही करीब 2 लाख लोग हैं जो ईरानी सेना से अलग हैं। आप जानते हैं, वहाँ एक विशाल सैन्य ढांचा है जो बस यूं ही निष्क्रिय नहीं हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या योजना थी। मेरा मतलब है, अगर मैं कहूं कि ईरानियों ने दशकों से योजना बनाई है, तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका ने भी कुछ योजना बनाई होगी। वे क्या कर रहे थे? अपनी तरफ सो रहे थे, ये सोचते हुए कि जब हम आसमान में एक पटाखा जलाएंगे तो ये जंगली डर जाएंगे। नहीं, ईरानी लोगों को इसकी परवाह नहीं लगती। वे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार हैं। They are ready to defend their sovereignty. One of the things said about the strength or the response ईरान of की Iran's ताकत authorities on या the उसकी escalation प्रतिक्रिया के बारे में कही जाने वाली बातों में से एक है क्षैतिज विस्तार, यानी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर उसके हमले। मैं इसे इस सवाल से जोड़ना चाहता था कि इस युद्ध का ईरान और क्षेत्र में अमेरिकी साम्राज्यवाद पर क्या प्रभाव है। मेरे आकलन में ये पहली बार है जब खाड़ी देशों को उन समझौतों पर पुनर्विचार करना पड़ा है जो उन्होंने शायद 50 साल पहले 1970 के तेल संकट के समय किए थे, जो मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन बनाकर सुरक्षा खरीदने के बारे में थे। और इन दशकों के दौरान हमने पड़ोसी देशों इराक से लेकर सीरिया तक को पश्चिमी हस्तक्षेप, गृहयुद्ध, आंतरिक तनाव और अन्य कारणों से बिखरते हुए देखा है। civil war, internal tensions, etc. But these Gulf countries that struck in लेकिन ये खाड़ी देश जिन्होंने अमेरिका के साथ गठबंधन किया था, कम से कम ऊपर से तो स्थिर दिखाई दिए, और इस स्थिरता ने उन्हें वित्तीय पूंजी, पर्यटन आदि को आकर्षित करने में मदद की। शायद ये पहली बार है जब उन्हें इस पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ है कि इससे वे ईरान के हमलों के प्रति असुरक्षित हो गए, और इन हमलों के सामने वे खुद का बचाव वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्होंने गैर राज्यीय समूहों जैसे अल कायदा या इराक और सीरिया में ISIS के खिलाफ किया था। आप इस सब के महत्व को क्षेत्र में अमेरिकी साम्राज्यवाद के अस्तित्व या दीर्घकालिक अस्तित्व के संदर्भ में कैसे देखते हैं? existence of US imperialism in this region. I mean, it's a fair question, I mean. मेरा मतलब है, आप जानते हैं, ये एक वाजिब सवाल है। खाड़ी के अरब देशों ने वास्तव में खुद को इतिहास में नहीं देखा। एक समय था जब बेरूत मध्य पूर्व का बैंकर हुआ करता था। ये वो जगह थी जहां लोग जाते थे और कॉर्निश के किनारे संपत्ति खरीदते थे, और वहां बहुत बड़े खूबसूरत भवन हुआ करते थे, जैसे अब दुबई आदि में है। उस दौर में आप जानते हैं, वहां गगनचुंबी इमारतें थीं, बेरूत में बुर्ज दुबई जैसी नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से ऊंची इमारतें थीं। फिर 1947 में गृह युद्ध शुरू हुआ और बेरूत वह केंद्र नहीं रहा। बेरूत का गृह युद्ध लगभग उसी समय आया जब तेल का उछाल शुरू हुआ, और तब बेरूत की भूमिका दुबई में चली गई और अंततः दोहा में, लेकिन पहले दुबई में और फिर आगे। खैर, आप जानते हैं, इन चीज़ों की भी एक आयु होती है। These things have a half-life. Yeah, you've had a good run from 1975 to 20. आपका 1975 से 2002 तक का सफर बहुत अच्छा रहा है। ये 50 साल का एक बेहतरीन दौर रहा। और अब जब आपने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका की गोद में डालने और एक तरह के अमेरिकी सुरक्षा गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है, तो आप जानते हैं, हमेशा यही बात रही है कि जैसा ईरानियों ने दिखाया है, यह आधार सुरक्षा से ज्यादा आपको एक निशाना बना देता है, और यह तो हमेशा होने ही वाला था। मुझे लगता है ये सिर्फ समय की बात थी। उदाहरण के लिए, दोहा में खतरियों के ईरानियों के साथ वास्तव में अच्छे संबंध हैं। मुझे याद है, मैंने वरिष्ठ खतरी अधिकारियों से बात की थी जिन्होंने बताया था कि कतर ईरान से कतर तक मीठा पानी लाने के लिए एक समुद्र के नीचे मीठे पानी की पाइपलाइन बनाने को लेकर उत्सुक था। ये उस समय की बात है जब विलवणीकरण संयंत्र उपलब्ध नहीं थे। देखिए, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, और इसलिए उनके आपसी संबंध ठीक ठाक थे।
लेकिन अमेरिका के सैन्य अड्डे के प्रति उनकी निष्ठा के कारण वे संबंध कमजोर पड़ गए, और वाजिब कारणों से आप जानते हैं। मेरा मतलब है, जब सऊदी अरब और कतर के बीच अपना झगड़ा हुआ था, तो उस समय कतर के लिए ईरान के साथ संवाद शुरू करना आसान था। तो ऐसा नहीं है कि इन देशों के बीच कोई स्थायी दुश्मनी है। वहाँ एक अवसर है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवसर। लेकिन सैन्य अड्डे वास्तव में उस रिश्ते पर दबाव डालते हैं, और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। क्या संयुक्त अरब अमीरात कहेगा, आइए हम इस रणनीति पर, जैसा कि वे कहते हैं, अमेरिका के साथ और ज्यादा भरोसा करें और अपने सैन्य खर्च को बढ़ाएं। Let's increase our military spending and so on. I mean, look, there is in no conceivable देखिए, ऐसी कोई भी कल्पनीय शान स्थिति नहीं है जिसमें यूएई ईरान के खिलाफ युद्ध हो, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, यूएई पहले से ही सूडान में एक बहुत ही खूनी संघर्ष में शामिल है। हाँ, वह वहाँ सोने आदि के लाभ के लिए सबसे क्रूर ताकतों में से एक का समर्थन कर रहा है। ये यूएई के इतिहास का एक भयानक अध्याय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूएई इतना मूर्ख कि वह ईरान के साथ सीधे संघर्ष में उतर जाए। मेरा मतलब है, ईरान को बस 2 या 3 मिसाइलें यूएई पर, खासकर दुबई अमीरात पर दागनी होंगी, और वह यूएई को राजनीतिक रूप से कुचल सकता है। वह वहाँ भारी अराजकता पैदा कर सकता है। कतर में भी यही बात लाती है। मेरा मतलब है, ये सोचना भी असंभव है कि वे उस दिशा में जाएंगे, इसलिए उन्हें एक वैकल्पिक सुरक्षा ढांचा तलाशना होगा। जीसीसी काम नहीं कर रहा है। security paradigm. The GCC is not functioning. Yeah, I mean, what has the GCC done? The Gulf हाँ, मेरा मतलब है, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने क्या किया है? इस पर उसने क्या प्रतिक्रिया दी है? कुछ नहीं। आप जानते हैं, सऊदी अरब जो सबसे बड़ा देश है, उसने क्या किया है? वास्तव में कुछ नहीं। वे बस किनारे बैठे हैं। वे इस श्रृंखलाबद्ध प्रभाव से भी डरे हुए हैं। मेरा मतलब है, बहरीन, अगर अली सिस्तानी, जो इराकी नेता हैं, शिया इस्लाम के शीर्ष मर्जाए तकलीद हैं, अगर वे चेतावनी देते हैं और कहते हैं हम ईरान की रक्षा करेंगे, तो कल ही बहरीन में एक ऐसी क्रांति होगी जिसे रोका नहीं जा सकेगा। हाँ, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, बहुसंख्यक शिया आबादी और एक सुन्नी शासक, ये अंत की शुरुआत होगी। अरब स्प्रिंग के दौरान ये लगभग हो ही गया था, और फिर सऊदियों ने विद्रोह को दबाने के लिए बहरीन पर आक्रमण किया। हाँ, सऊदियों को आक्रमण करना पड़ा, और सऊदी सेना तब से हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वे यमन में लड़ी गई अप्रत्यक्ष गृहयुद्ध से उबरने या उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, यही बात यमन के कई विशेषज्ञ कह रहे हैं। मैं आपसे जल्दी से इराक के बारे में पूछना चाहता था, ये देखते हुए कि ये युद्ध वहाँ कितना तनावपूर्ण, अस्थिर और अस्थिरता फैलाने वाला प्रभाव डाल रहा है। आज सुबह हमें रिपोर्ट मिली है कि इराक में हब्बानिया बेस पर एक अमेरिकी हवाई हमले में 5 सैनिक मारे गए। इराक दशकों से चले आ रहे प्रतिरोध और आंतरिक संघर्ष से उबरने की कोशिश कर रहा है। यह भी रिपोर्ट आई है कि होर्मुजल डमरू मध्य में नाकेबंदी के कारण इराकी तेल निर्यात में 70 सैनिक की गिरावट आई है, और अमेरिका के इराक में विभिन्न गुटों के साथ बहुत जटिल संबंध रहे हैं। आप इस युद्ध के इराक पर प्रभाव को कैसे देखते? How do you see this panning out, the impact of this war in Iraq? You see, it's really interesting. In the last, देखिए, ये वास्तव में दिलचस्प है। पिछले कुछ दिनों में, सिर्फ हाल ही में नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से, संयुक्त राज्य अमेरिका उन विभिन्न सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है जिनके बारे में उनका दावा है कि वहां लोकप्रिय मोबिलाइजेशन फोर्सेज मौजूद हैं। आमतौर पर इन्हें प्रो ईरानी माना जाता है, और अमेरिका इन्हें निशाना बना रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक मेडिकल क्लिनिक पर भी हमला किया था, और इसी तरह के अन्य हमले भी हुए हैं। मैं कहूंगा कि अब तक ये हमले ज्यादातर बिना किसी उकसावे के हुए हैं। ये अग्रिम प्रीएम्प्टिव हमले हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इन समूहों ने अभी तक अमेरिकी ठिकानों पर हमला शुरू नहीं किया है। वे इंतजार कर रहे हैं। यही वह बढ़ते तनाव की सीढ़ी है। जब संकेत मिलेगा और ये समूह आगे बढ़ेंगे, तो अमेरिकी ठिकाने बेहद असुरक्षित होंगे, सिर्फ अंबर प्रांत में नहीं, जहां यह हमला हुआ। एरबिल में पहले ही किसी तरह की रहस्यमय आग लग चुकी है,
और मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता है कि क्या हुआ। लेकिन बात यह है कि अमेरिका इन ठिकानों पर पहले से ही हमले कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बढ़ती हुई स्थिति उनके लिए बहुत बहुत खतरनाक है। और ये सिर्फ इराक तक सीमित नहीं है, इराक इसका केंद्र है। जब इराक कदम उठाएगा तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। हाँ, इराक केंद्र है, लेकिन आप इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सीरिया में तरह तरह के समूह बैठे हैं जो आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये समूह पहले से वहाँ मौजूद हैं, वे मजबूत हैं, वे कलमून में लड़ चुके हैं, मैंने उन्हें देखा है। उनमें से कुछ ने इराक में प्रशिक्षण लिया था। हाँ, वे प्रशिक्षण के लिए इराक आए और फिर सीरिया में प्रवेश कर गए। देखिए, ये वे समूह थे जो असद सरकार का बचाव कर रहे थे, और फिर असद सरकार के पतन के बाद वे शांत हो गए। वे स्लीपर ग्रुप्स हैं। मुझे नहीं पता कि वे कब सक्रिय होंगे, हमें नहीं पता। अंसार अल्लाह या यमन में तथाकथित हूथी काफी शांत हैं। किसी तरह इन समूहों तक ये संदेश पहुंच गया है, इंतजार करो, अभी मत हमला करो, ये सही समय नहीं है। हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, और मुझे वह सन्नाटा काफी भयावह लगता है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप किसी अमेरिकी बेस में बैठे हैं, चारों ओर से घिरे हुए, और कोई आप पर गोली नहीं चलाए, तो आप रात में सो नहीं सकते, क्योंकि वे किसी भी समय आप पर हमला कर सकते हैं। वे किसी संकेत का इंतजार कर रहे हैं। और यही कारण है कि कासिम सुलेमानी की हत्या के बावजूद, हिजबुल्लाह की शक्ति के वास्तविक क्षरण के बावजूद, और सीरिया में सरकार के तख्तापलट आदि के बावजूद, इसका ये मतलब नहीं है कि तथाकथित प्रतिरोध नेटवर्क पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। वे मौजूद हैं। अराजकता फैलाने के लिए बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ वहाँ रॉकेट लॉन्चर जो ठिकानों पर दागे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारी संख्या में हताहतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये एक तथ्य है। ईरान कुछ हताहतों को सह सकता है, क्योंकि वे अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, अपने वतन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अब किसी आयोवा के लड़के के बारे में सोचिए, वह आयोवा की रक्षा नहीं कर रहा है, वह इराक में बैठा सोच रहा है, मैं एरबिल में क्या कर रहा हूँ, हाँ मुझे घर भेज दो। उसका मनोबल जिरानियों सा, ये गणना का और हिस्सा। खासकर इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर जनमत सर्वेक्षण बहुत ही नकारात्मक आंकड़े दिखा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये शायद उन दुर्लभ युद्धों में से एक है जो शुरुआत से ही अलोकप्रिय रहा है। आमतौर पर अमेरिकी किसी युद्ध के बारे में नकारात्मक रूप से तब सोचना शुरू करते हैं जब वह उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। यहाँ तक कि एक फॉक्स न्यूज़ सर्वेक्षण में, मुझे लगता है ये कल या परसों का था, लगभग 2/3 फॉक्स न्यूज़ दर्शकों ने कहा कि ये युद्ध बहुत ही खराब तरीके से चलाया गया है। मैं इजराइल का जिक्र करना चाहता था, क्योंकि वह इस क्षेत्र में अमेरिकी साम्राज्य की एक बड़ी चौकी है। और चाहे हम जीसीसी देशों की दुविधा के बारे में कितना भी बात करें, या इराक और सीरिया की परिस्थितियों पर कितना भी चर्चा करें, इस सब का मुख्य केंद्र इजराइल ही है। और ये जानना बहुत कठिन है कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्योंकि इस युद्ध के प्रभाव को लेकर इजराइल में सेंसरशिप है। युद्ध से पहले, बेशक पिछले साल जून में, हमें बाद में पता चला कि ईरान के साथ युद्ध ने उनके भीतर आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत अस्थिरता पैदा की थी। आपका क्या आकलन है कि इजराइल के भीतर इस सब का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये देखते हुए कि उन्होंने लेबनान में भी एक मोर्चा खोल दिया है, और अब हम दक्षिणी लेबनान में जमीनी आक्रमण और वहां इजरायली सैनिकों के हताहत होने की खबरें देख रहे हैं। आपके अनुसार इजराइल में इन सब का क्या असर हो रहा है? The impact of all this in Israel? Yeah, so I mean, this is very interesting because हाँ, तो मेरा मतलब है, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बस एक दिन पहले ही इजरायली सैन्य प्रमुख ने एक सार्वजनिक बयान दिया था। मेरा मतलब है,
यह असामान्य है कि कोई सैन्य प्रमुख खुले तौर पर यह कहे कि सेना वास्तव में 3 मोर्चों से निपटने में सक्षम नहीं है। जनरल ज़मीर ने कहा, देखिए, अगर आप गाज़ा में मोर्चा संभालने की कोशिश जारी रखते हैं तो आप लेबनान में एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में हैं, और फिर ईरान के साथ ये युद्ध है। फिर से कोई अंदाज़ा नहीं कि क्या होगा अगर सीरिया में मिलिशिया इजरायली ठिकानों पर गोलीबारी शुरू कर दें, और इसी तरह। तो सैन्य प्रमुख जनरल यायल जमीर ने कहा, हमें एक समस्या है। फिर उसके तुरंत बाद दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के नेता यायल लापिद ने कहा कि सेना उनके शब्दों में अपनी सीमा तक और उससे भी आगे खिंच चुकी है। The military is, as he said, stretched to the limit and beyond. I thought that was an interesting line. Stretched to the limit. मुझे वह पंक्ति दिलचस्प लगी, सीमा तक और उससे भी आगे खिंचे हुए। मेरा मतलब है, हमने काफी समय से नेतन्याहू को उनके सामान्य आत्मविश्वास के साथ बोलते नहीं सुना है। आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब लोग सोचते थे कि उनकी हत्या हो गई है। खैर, चाहे उनकी हत्या हुई हो या नहीं, यह अप्रासंगिक है। आत्मविश्वासी नेतन्याहू अब नहीं रहे। आप उन्हें मंच पर इतराते हुए, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, ये कहते हुए नहीं देखते कि युद्ध कितना अच्छा चल रहा है। वह गायब है। अखबारों के पहले पन्नों पर विपक्ष के नेता की तस्वीरें हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं। यायर लापिद कह रहे हैं, हम इस स्थिति में जीत नहीं रहे हैं, और मैं सिर्फ युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी स्थिति की बात कर रहा हूं। वह मूल रूप से कह रहे हैं, हम अपनी सीमा तक खिंच चुके हैं, हम इस पूरी स्थिति को नहीं जीत सकते। फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान, और मैं उस बोझ में इजाफा कर रहा हूं। यमन चुप है, इराक चुप है, सीरिया चुप है। तो यायर लापिद सैन्य प्रमुख के बाद कहते हैं, हम मुसीबत में हैं। उनकी चुप्पी, उनका दिखावा जो अब म्यूट हो गया है, ये दिखाता है कि इजरायली, इवन इस वर्ग के इजरायली, ये मान चुके हैं कि ये एक गलत आकलन था। ये एक गंभीर गलत आकलन है। वे ईरान से ये युद्ध हार रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसकी उम्मीद की थी। हाँ, उन्होंने सोचा था सिर काटने वाला हमला, यह वह तेहरान में युवराज को बिठा देंगे और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पिछले साल दिसंबर के प्रदर्शनों का गलत आकलन किया। उन्हें लगा कि प्रदर्शन सरकार के खिलाफ थे। वास्तव में वे सरकार के खिलाफ थे, लेकिन वे सरकार they were against the government, but they were against government policies. They were against inflation. वे मुद्रास्फीति के खिलाफ थे। आप जानते हैं, लोग मुद्रास्फीति को लेकर नाराज हैं। वे वित्तीय नीतियों के खिलाफ थे। लेकिन क्या वे ये कह रहे थे, आओ ईरान के संविधान को फाड़ दें और शाह को वापस लाएं और राष्ट्रपति भवन के अंदर एक इजरायली दूतावास खोलें? क्या ये लोग चाहते थे? इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर में जो हो रहा था उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। देश के बाहर रहने वाला ईरानी प्रवासी समुदाय और उनके बॉट्स। देखिए, यही समस्या है। जब आप अपने ही बॉट्स से, अपने ही ट्रोल फार्म्स से निर्देश लेने लगते हैं, जब आप अपनी ही प्रचार सामग्री पर विश्वास करने लगते हैं, तो आप वास्तविकता से टकरा जाते हैं, और वे वास्तविकता से टकरा चुके हैं। आपने एक अच्छा सवाल पूछा, इजराइल का क्या? तो मैं आपसे पूछता हूं, नेतन्याहू कहां है? मैं इस बातचीत को थोड़ा व्यापक बनाना चाहता हूं और इसे ग्लोबल साउथ और उसके पश्चिम के साथ संबंधों की चर्चा के संदर्भ में रखना चाहता हूं। ग्लोबल साउथ के भीतर हमेशा से पश्चिम के प्रति दृष्टिकोण को लेकर विभाजन रहे हैं। ग्लोबल साउथ का एक हिस्सा मुख्यतः दक्षिणपंथी है, और जहां जहां दक्षिणपंथी सरकारें हैं, वहां ये प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हो जाती है। भारत इसका एक उदाहरण है। वे प्रायः पश्चिम समर्थक रहे हैं, या कम से कम कुछ मामलों में अस्पष्ट रुख अपनाते रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय सरकार ने गाजा में हुए नरसंहार की कभी निंदा नहीं की। इस युद्ध में अब तक उसका रुख बहुत ही शर्मनाक रहा है, और हम अन्य देशों के बारे में भी इसी तरह सोच सकते हैं।
और ये देखते हुए कि ये उस टैरिफ युद्ध के बाद आया है जो वैश्विक दक्षिण के अधिकांश हिस्सों पर थोपा गया था, जिनकी अर्थव्यवस्थाओं को उन कठोर और अनुचित टैरिफों का भारी बोझ उठाना पड़ा है, छोटे देशों से लेकर बड़े देशों तक। और साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण के प्रयास के बाद आदर्श रूप से अब वैश्विक दक्षिण के देशों को, यदि उन्होंने पहले से नहीं देखा है, तो अमेरिकी साम्राज्यवाद का नग्न चेहरा देख लेना चाहिए। उन्हें ब्रिक्स और अन्य गैर पश्चिमी विकल्पों के और करीब आना चाहिए। इस सब के भारी आर्थिक प्रभाव को देखते हुए आपका क्या आकलन है कि वैश्विक दक्षिण इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है? मेरा मतलब है, मैं भारत में हूं और मैंने ऊर्जा क्षेत्र पर इसका प्रभाव देखा है। मेरा मतलब है, अभी मेरे असम प्रांत में एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। वाणिज्यिक सिलेंडर खत्म हो चुके हैं और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने हाल ही में एक छोटी बेकरी शुरू की है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हैं, न डीजल मिल रहा है न पेट्रोल, लेकिन सरकार चुप है। और ईरान की ओर से बड़े संकेत मिल रहे हैं कि भारत क्या कर सकता है, कैसे बातचीत कर सकता है वगैरह। तो मेरा आपसे बड़ा सवाल यह है, ये हालिया घटनाएं इस युद्ध सहित वैश्विक दक्षिण के भविष्य को कैसे प्रभावित करती हैं, खासकर जब बात पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रति उसके रुख की आती है? मेरा मतलब है, देखिए, साफ तौर पर चर्चा का मुख्य बिंदु ये होना चाहिए कि आपकी जनता के लिए क्या आवश्यक है। किसी भी विदेश नीति की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, और भारत ने वास्तव में इस मामले में बहुत खराब काम किया है। मैं विदेश मंत्री श्री जयशंकर से बहुत निराश हूं। मेरा मतलब है, वे कभी कभी बहुत अच्छे बयान देते हैं। उदाहरण के लिए, आपके कार्यक्रम में मैंने उनके उस बयान का जिक्र किया था जहां उन्होंने कहा था, हम नारों की सोच का अनुसरण नहीं करते। खैर, ये दिलचस्प होता अगर इन 20 वर्षों, मोदी सरकार के इन 20 वर्षों में एक भी ऐसा दस्तावेज होता जो भारतीय विदेश नीति का एक सुसंगत सिद्धांत प्रस्तुत करने की कोशिश करता। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसकी तलाश की है। भारतीय विदेश नीति पर कोई एकल दस्तावेज, जैसे कोई श्वेत पत्र, मौजूद नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि हम नेहरूवादी भोलेपन को अस्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, नेहरूवादी भोलेपन को एक तरफ रख देते हैं। तो फिर मोदी का यथार्थवाद क्या है? उस पर कोई दस्तावेज कहाँ है? भारत ब्रिक्स के साथ क्यों जुड़ता है? ईरान एक ब्रिक्स देश है, हाँ, ये पूर्ण सदस्य है। ईरान तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, लगभग 10 करोड़ लोगों का देश है और भारत से गहरे सांस्कृतिक संबंध रखता है। इजराइल के पास तेल नहीं है, भारत को देने के कोई तेल नहीं। भारत को इजराइल से कोई ठोस लाभ नहीं मिलता। देखिए, अगर आप सैकड़ों मिलियन भारतीयों की बात करें तो उन्हें खाड़ी अरब देशों से स्थिर और कम तेल गैस की कीमतों से जो ठोस लाभ मिलता है, वह इजराइल से मिलने वाले लाभ से कहीं अधिक है। ठोस लाभ, हाँ। मेरा मतलब है, वह पाठ कहाँ है यार? मुझे नहीं पता, मैंने उसे देखा नहीं है। आप जानते हैं, चीनियों ने अपने दृष्टिकोण पर दस्तावेज जारी किए हैं। यहां तक कि रूसियों के पास भी दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण का एक पाठ है। लेकिन मुझे भारत की ओर से ऐसा कुछ नहीं दिखता, और यही वह चीज है जो भारत पहले किया करता था, और मैं इसे देखना चाहूंगा। मुझे नहीं पता, यहां तक कि अगर सरकार समर्थक बुद्धिजीवियों ने भी यह पाठ लिखा हो, मोदी युग में भारतीय विदेश नीति का एक सिद्धांत, तो वह कहाँ है? क्या यह पूरी तरह व्यवहारिकता से प्रेरित है? क्या रूस से ऊर्जा खरीदना बंद न करने भारत का निर्णय व्यवहारिक? मुझे लगता है व्यवहारिक। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह केवल व्यावहारिकता से थोड़ा आगे बढ़ गया था। यह भारत के रूस के साथ संबंधों के संदर्भ में सोचने के बारे में भी था। लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? क्या यह कोई एशियाई दृष्टिकोण वाला सिद्धांत है, या यह सिर्फ उस समय की याद है जब हमारा सोवियत संघ के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था? यह क्या है, मुझे समझ नहीं आता। आपने ग्लोबल साउथ के बारे में पूछा था, लेकिन फिर आप भारत पर केंद्रित हो गए।
तो स्वाभाविक रूप से भारत पर ही टिके रहने का मन होता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल साउथ के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है कि इस समय दुनिया के अधिकांश लोग, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग भी शामिल हैं, जैसा कि आपने कहा, ये बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं कि ये एक आक्रामक युद्ध है, एक पूरी तरह से अनावश्यक युद्ध जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर थोपा है। बिल्कुल चुनाव उत्साह का युद्ध। और इस युद्ध का बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ा है और ये लंबे समय तक दुनिया की आबादी को प्रभावित करता रहेगा। कल ब्लैकरॉक के लैरी फिंक ने कुछ साधारण सा कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे दोहराना चाहिए। ये बिल्कुल साधारण बात थी। उन्होंने कहा कि एक साल बाद, वैसे ब्रेंट क्रूड के तेल की कीमतें लगभग $5 प्रति बैरल हैं, सिर्फ संदर्भ के लिए तो लगभग $5 के आसपास। लैरी फिंक ने कहा कि अगले साल, यानी एक साल बाद, तेल तो $4 प्रति बैरल होंगी या $8 प्रति बैरल। उन्होंने कहा कि ये इनके बीच कहीं नहीं हो सकती। मुझे ये बात दिलचस्प लगी। ये मिस्टर लैरी फिंक की काफी बड़ी भविष्यवाणी है, लेकिन वह जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि या तो एक साल में ईरान पूरी तरह अधीन हो जाएगा, यानी तेल की कीमत $4 प्रति बैरल होगी, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यह स्वीकार करेगा कि ईरान दुनिया की एक प्रमुख शक्ति है और पीछे हटने का फैसला करेगा। यह हैं $4 प्रति बैरल के दो विकल्प। या फिर अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध को जारी रखना होगा और ईरान रुकने से इनकार करेगा, जिससे तेल की कीमत $50 तक पहुंच जाएगी। क्यों $50, लेकिन निश्चित रूप से उससे कम नहीं। तो ये 2 या कहें 3 विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि ईरान आत्मसमर्पण कर दे और डह जाए, शाह वापस आ जाएं और फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाए। यह एक पूरी तरह से अकल्पनीय स्थिति है। दूसरी बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान को एक देश के रूप में स्वीकार करना होगा जिसकी सरकार इस्लामी गणराज्य है, और इसी तरह सिवाय इसके कि यही वास्तविकता है ना, और फिर आप एक शांति समझौता कर सकते हैं। या तीसरी संभावना यह है कि यह पूरा एक साल तक चलता रहे, बहुत संभव है। सुनो, क्या तुमने कल्पना की थी कि यूक्रेन में युद्ध 2026 तक भी जारी रहेगा? मुझे नहीं लगता कि तुमने सोचा था कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा, कि कुछ दिन पहले ही दोपहर के बीच में रूसियों ने 100 से अधिक ड्रोन के साथ कीव पर हमला किया होगा। मैंने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि इतने वर्षों तक चलता रहेगा। हाँ, लगातार, बार बार। तेल और ऊर्जा की कीमतों के संदर्भ में अब एक और रास्ते की चर्चा हो रही है, और यह इस बात के संदर्भ में है कि इस युद्ध ने सही या गलत कारणों से चीन और रूस को अलग अलग तरीकों से कैसे लाभ पहुंचाया है। ऊर्जा क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है कि यदि ग्लोबल साउथ के देश या फिर यूरोप, यदि उनके नेता इतने समझदार हों कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता की कमजोरियों को समझ सकें, ये देखते हुए कि इन परिवहन गलियारों में से कई ऐसे संकरे बिंदुओं से होकर गुजरते हैं जो युद्धों के प्रति संवेदनशील हैं, और चूंकि हम अब युद्ध के युग में जी रहे हैं, देर से साम्राज्यवाद या कहें अमेरिकी साम्राज्यवाद के इस चरण में, तो सस्ती और प्रभावी चीनी हरित ऊर्जा तकनीक की खोज शुरू हो सकती है। इससे इन तकनीकों के प्रसार में बहुत तेजी आ सकती है। शुरुआती दौर में चीन को इसका बड़ा लाभ होगा, लेकिन अंततः अन्य देशों में भी घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, और यही शायद इस जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था से निकलने का एक रास्ता हो सकता है। आपका क्या कहना है? मेरा मतलब है, हाँ, ये पहले से ही हो रहा है। उदाहरण के लिए, क्यूबा एक कठोर तेल प्रतिबंध का सामना कर रहा है जो अमेरिका ने उस पर लगाया है, और उसे सौर पैनलों की ओर तेजी से बढ़ना पड़ रहा है, बैटरियां जुटाने की कोशिश कर रहा है, वगैरह। लेकिन यह और जगहों पर भी हो रहा है। आप जानते हैं, सभी देश आगे बढ़ने वाले हैं। मेरा मतलब है, ये ज्यादा संभव है कि ये युद्ध हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर धकेलेगा, किसी भी जलवायु सम्मेलन से ज्यादा,
किसी भी जलवायु सम्मेलन से, और निश्चित रूप से किसी भी सौंप से ज्यादा, जो अब लगभग बेकार हो चुका है। हाँ, आईपीसीसी की रिपोर्टें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना यह तथ्य कि कई देशों में तेल की कीमतें दोगुनी हो रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है, तुमने एक बेकरी शुरू की, बधाई हो, तुम्हें छत पर सौर पैनल लगाने चाहिए। You should put solar panels on the roof, and maybe you go back to what my grandfather. और आप जानते हैं, शायद आप उस चीज की ओर लौटें जो मेरे दादा ने देहरादून में बनाई थी, एक गोबर गैस प्लांट, करीब 100 साल पहले। हाँ, उनके पास कुछ भैंसें थीं, और उन भैंसों का गोबर यानी अपशिष्ट, उसी से ये मथनी चलती थी, और उनके खेत की सारी बिजली उसी गोबर गैस प्लांट से आती थी। वे 100 साल पहले ही ग्रिड से बाहर थे। तो हाँ, बहुत सारे विकल्प हैं। अब मैं मानता हूं, एक गोबर गैस प्लांट, उस पर आप सब नारे सीशी सिंथु से इतना पावर नहीं मिलेगा कि आप वॉशिंग मशीन या कुछ और ऐसा चला सकें। तो आपको उससे ज्यादा की जरूरत होती है, और अच्छी बैटरियों की भी। भारत उच्च गुणवत्ता वाले सोलर पैनल और बैटरियां क्यों नहीं बना रहा? ये तो हैरान करने वाली बात है। Solar panels and batteries. Stunning. Yeah, part of the reason is all these हाँ, इसका एक हिस्सा चीन के साथ व्यापार पर लगे इस प्रतिबंध के कारण है। अब हम थोड़ी डील देख रहे हैं, लेकिन हमने 2-3 साल उस पागलपन के बीच गुजारे, और हमेशा से व्यापारिक वर्ग की शिकायतें रही हैं। भारत चीन संबंधों के सामान्यीकरण का एक कारण ये भी था कि व्यापारिक वर्ग इन व्यापार प्रतिबंधों को लेकर लगातार शिकायत करता रहा, और यही सामान्यीकरण होने के मुख्य कारणों में से एक था। मेरा मतलब है, वहां शुल्क थे, और ये भी कि अमेरिका ने भारतीयों की भावनाओं को धोखा दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, धन्यवाद। अगर मैं इसे पवित्र गाय वगैरह के रूप में पेश कर दूं, तो शायद गोबर गैस संयंत्र के लिए कुछ सब्सिडी भी हासिल कर लूं। मजाक एक तरफ रख दें, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मजाक छोड़कर मैं इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहता था, क्यूबा पर। जब मैं इस साक्षात्कार का समन्वय कर रहा था, तो मुझे बताया गया था कि आप क्यूबा जा चुके हैं, या आप क्यूबा पर कुछ सेमिनारों में भाग ले रहे थे। मेरा एहसास ये रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत हूं, कि वेनेजुएला, ईरान और फिर क्यूबा। और ये कहते हुए मेरा दिल टूटता है, लेकिन यही दीवार पर लिखा दिखाई देता है, जितना मैं देख पा रहा हूं। जब रूबियो जैसे लोग और अन्य इन भू राजनीतिक परीक्षण खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि अमेरिका के कई प्रशासक इन्हें कहना पसंद करते हैं, क्यूबा में एक और युद्ध या शासन परिवर्तन अभियान की कितनी संभावना है? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका 1959 से क्यूबा की क्रांति को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वे बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। वे उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग उस प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने सीधे कहा है, पहले ईरान, फिर क्यूबा। समस्या यह है कि वह ईरान में फंस जाएगा, और यही मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि ईरान का संघर्ष जल्दी या आसानी से खत्म होगा, और मुझे नहीं लगता कि क्यूबा पर त्वरित आक्रमण के लिए कोई उत्साह है। मुझे लगता है कि देश में वास्तव में इसके लिए कोई उत्साह नहीं है। मैं लगभग 10 या 12 दिन पहले हवाना में था। ये एक कठिन स्थिति है। बिजली कटौती हो रही है और ऐसी कई समस्याएं हैं। यह आसान स्थिति नहीं है, लेकिन वे इसका सामना करेंगे दोस्त। वे फिर से किसी गैंगस्टर के स्वर्ग में लौटना नहीं चाहते। हाँ, ये एक संप्रभु देश है, और मैं हिंदू से सहमत हूँ। द हिंदू ने एक बहुत अच्छा संपादकीय लिखा था, जिसमें मूल रूप से कहा गया था, भारत कहाँ है, ये देश कहाँ है। वे खड़े होकर ये क्यों नहीं कह रहे कि ये बेतुका है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 7 का उल्लंघन करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ही अकेले संयुक्त राष्ट्र चार्टर को याद किया हुआ है। शायद नॉर्मन फिंकेलस्टीन। मैं निश्चित नहीं हूँ। हम यूनिवर्सिटी हफ्तगर्बी। ये एक बेहद दिलचस्प रिसर्च थी
En आपके स्मिंग का बहुत बहुत धन्यवाद. Emad se cevabı, unki saf müstemedi meysem. Time and appreciate the answers you gave. बहुत निषद Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है. मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है. पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है. अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है. अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं. कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें. लिंक नीचे विवरण में दिया गया है. और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए, थोड़ा पिन छोड़िए. आप हमेशा हमें और अपने साथियों का छाड़ सकते हैं. अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें. Finally, don't forget to hit the subscribe button.